हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये विज्ञान का लेक्चर नंबर 38वां होगा। अभी तक हम टोटल 37 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और हर लेक्चर में हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एमपी पुलिस 2021 के लिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल डाले हैं और कम से कम 15 क्वेश्चन जो होंगे फैक्चुअल होंगे और 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज होंगे। मतलब हर प्रकार के साइंस के क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। और आप इसे अंत तक देखिएगा। और इस 30 क्वेश्चन में से कम अगर 25 प्लस अगर बन रहे हैं तो ये समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। और आप जो पढ़ रहे हैं तो आप डेली इसे रात को 9 बजे इस सेट पेपर को लगा सकते हैं और इससे आपकी तैयारी भी कंटिन्यू होते रहेगी। और जितनी भी डिटेल में आपको अगर बताऊँ यहाँ पर, तो जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने तो उसे अगर आप पर्टिकुलर नोट्स में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1101 नंबर का, क्योंकि इससे पहले के जो टोटल 1100 क्वेश्चन हम इससे पहले के लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है, ठीक है। तो जो श्वसन वर्णक होता है मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन सहयोग करता है, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन का बोलने का मतलब है। तो पहला ऑप्शन है फियोमेलानिन, सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है मेलेनिन और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा यूमेलानिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त में पाया जाता है और ये क्या करता है O2 को, ठीक है, ऑक्सीजन के सहयोग करते हुए ऑक्सीजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो लोह यौगिक होता है ना, ठीक है, लोहा का यौगिक है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में एक लोह यौगिक पाया जाता है। तो जो लोह यौगिक पाया जाता है वो होता है हीमेटीन, ठीक है। तो आपसे अगर कभी पूछ ले कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें लोहा का कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो हीमेटीन पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है हीम नामक रंजक होता है। मतलब जो हीमोग्लोबिन है इसमें एक हीम नामक रंजक होता है। और जो हीम नामक रंजक है ये कैसा कलर देता है? तो लाल कलर देता है। आपको याद रखना है कि जो रक्त का लाल कलर किसके कारण होता है? तो हीम नामक, ठीक है, हीम नामक रंजक के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1002 नंबर का कि सीसा पेंसिल में, ठीक है, जो सीसा पेंसिल में शीशे के प्रतिशत है, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो सीसा पेंसिल होता है उसमें शीशे का कितना प्रतिशत होता है। तो पहला ऑप्शन है 50, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 70 और फोर्थ ऑप्शन है 10। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो सीसा पेंसिल होता है ना उसमें शीशा होता ही नहीं है। मतलब शीशा कितने परसेंट होता है? 0% होता है। तो आप ये देखोगे कि जो सीसा पेंसिल होती है, तो हम पेंसिल की बात करें तो एक्चुअल में पेंसिल बनती किसकी है? तो ग्रेफाइट की बनती। किसकी? ग्रेफाइट की बनती है। और उसमें कुछ 0% जो सीसा है वो होता ही नहीं है। याद रखिएगा जो पेंसिल है जिसे आप लिखते हैं वो किससे बनती है? तो ग्रेफाइट से बनी होती है, ठीक है। और ग्रेफाइट एक अपरूप है किसका? वो भी कार्बन का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पेंसिल का प्रयोग हम ये बोल सकते हैं होने वाला काला शीशा ग्रेफाइट होता है। मतलब जो यूज़ हो रहा है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। और इसी ग्रेफाइट के अगर हम घनत्व की बात करें तो 2.2 इस ग्रेफाइट का क्या होता है? अपेक्षित घनत्व होता है। ये आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखोगे कि जो ग्रेफाइट की अगर संरचना की बात करते हैं तो षटकोणीय जालक तरह की संरचना होती है। किसकी? ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट की संरचना की बात करें तो षटकोणीय जालक होती है। किसका प्रूफ है ग्रेफाइट? तो कार्बन का। ग्रेफाइट का जो अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है। और जो सीसा पेंसिल उसमें होता क्या है? तो ग्रेफाइट होता है। सीसा कुछ भी उसमें नहीं होता। मतलब कितने परसेंट होता है? 0%। अगला क्वेश्चन है धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए ना, तो ऐसे इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो हमारी हथेली पर हमारे हाथ में रखने पर पिघल जाती है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकंड ऑप्शन है गैलियम, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो गैलियम है, ठीक है, Ga। गैलियम को किससे रिप्रेजेंट कराते हैं? Ga से रिप्रेजेंट कराते हैं। अगर ये हमारी हथेली पर रखे तो वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। और ये क्या है? धातु है, ठीक है। क्या है? धातु है। ये आपको याद रखना है। तो मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बता देता हूँ कि गैलियम है कहाँ एक्चुअल में। तो आप देखोगे यहाँ बोरान दिख पा रहा होगा आपको, ठीक है। ये बोरान है। बोरान के नीचे एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे क्या जाता है? गैलियम। तो गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया?
31 हो गया है, ठीक है। तो गैलियम का परमाणु क्रमांक भी याद रखिएगा, ये बोरान के ग्रुप में होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी संयोजकता की बात करें गैलियम की तो कितनी होती है, +3 संयोजकता होती है, कितनी, +3 संयोजकता होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक द्रव्य धातु होता है, ये आपको याद रखना है। और भी जो एक अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, जो ब्रोमीन है ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, गैलियम है ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, मरकरी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ पर बात करोगे सीजियम की तो ये भी किस में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ याद रखना है, ब्रोमीन जो कि अधातु है पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, गैलियम ये धातु है पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, मतलब हथेली मतलब हाथ में रखने पर द्रव्य अवस्था में हो जाता है, मरकरी एक धातु है परंतु किस में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, और सीजियम भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, मतलब कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ अगर ब्रोमीन की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना है, 35 है, गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 है, मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 है, और यहाँ पर सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 55 है। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 103 तो सॉरी 104 नंबर का, कि किसी वोल्टमीटर का प्रयोग, जो वोल्टमीटर है इसका प्रयोग कहाँ की किससे मापने के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वायु प्रतिरोध, सेकंड ऑप्शन है विभवांतर, थर्ड ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण, और फोर्थ ऑप्शन है विद्युत धारा। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार में बिंदु ए और बिंदु बी, तो यहाँ पे जो आवेश के मध्य अंतर होगा ना उसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, इन आवेशों के मध्य जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर मापते किससे, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। दूसरी चीजें याद रखना है कि परिपथ में जो वोल्ट मीटर है इसको हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे, कौन से क्रम में, तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, तो उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, जितना अधिक हो सके, और समांतर क्रम में इसे परिपथ में जोड़ा जाता है। एक अमीटर भी होता है, आपने सुना होगा अमीटर, तो अमीटर क्या होता है, इसका प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, और ये विद्युत धारा को मापता है, और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये दोनों चीजों में अंतर है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र वह बिंदु है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। तो देखो गोली दर्पण मतलब ये हम इसे बोल देंगे क्या, गोली दर्पण, ये हो गया गोली दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। इसका जो ये बीच वाला पॉइंट है वो इसकी बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है, ध्रुव। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। और इसे कहा जाता है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, क्या कहा जाता है, परावर्तक पृष्ठ, और इसे कहा जाता है ध्रुव, ठीक है। ये आपको याद रखना, यहाँ पर होता है फोकस एफ, और यहाँ पर होता है वक्रता त्रिज्या कितनी, सी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या सी, और यहाँ पर फोकस होता है एफ, ये आपको याद रखना है। और हम ये बोल सकते हैं कि ये वक्रता त्रिज्या, यहाँ वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, तो फोकस होता है, ये आपको याद रखना है। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखोगे तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो थर्ड होगा, गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर के लिए उत्तरदायित्व विकिरण कौन सा है। तो हम ये बोल सकते हैं सूर्य से उत्सर्जित हो रहा है और त्वचा का कैंसर हो रहा है, तो इसके लिए कौन से विकिरण जिम्मेदार है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है अल्फा किरणें, सेकंड ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरणें, थर्ड ऑप्शन है बीटा किरणें, और फोर्थ ऑप्शन है गामा किरणें, ठीक है। तो जो सूर्य से आने वाला विकिरण होता है कौन सा, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और पराबैंगनी किरणें, ठीक है, ये एक प्रकार की पराबैंगनी किरणें ही है। कौन सी, अल्ट्रावायलेट क्या है, एक प्रकार की पराबैंगनी किरणें, जिससे क्या हो जाता है, त्वचा कैंसर होता है। अब बात हो रही है पराबैंगनी किरणें की, तो इस पराबैंगनी किरणें की खोज की अगर हम बात करें तो रीटर ने खोज की है। किसने, रीटर ने। तो पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें की खोज किसने की है, तो रीटर नामक वैज्ञानिक ने की है, ये याद रखना है। और जो पराबैंगनी किरणें होती है या अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती है, इसका अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें, ठीक है, तरंग दैर्घ्य की बात करें तो 10⁻16 से 10⁻14 होती है तरंग दैर्घ्य। तो ये याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट किरणें की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो 10⁻16 से 10 सॉरी ये आवृत्ति है ना, सॉरी ये क्या हो जाएगा, आवृत्ति। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है इसकी आवृत्ति होती है 10⁻16 से 10⁻14 होती है। और तरंग दैर्घ्य की बात करूँ तो जो तरंग दैर्घ्य है ना वो माइनस होती है, 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक होती है, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁷ मीटर, और आवृत्ति होती है 10⁻16 से 10⁻14, ये आपको याद रखना है। और पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी, तो रीटर ने की थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1107 हो जाएगा कि यौगिक में एक वल्य कार्बन श्रृंखला रचना होती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये चार ऑप्शन दिए इसमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें एक वल्याकार, वल्य मतलब होता है ऐसे रिंग आकार की कार्बन श्रृंखला होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है मेथेन, सेकंड ऑप्शन है प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन है बेंजीन और फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर की जो बेंजीन होता है। ठीक है, बेंजीन होता है इसकी संरचना वल्याकार कार्बन श्रृंखला होती है और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है तो C6। ठीक है, C6H6 होता है और इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर दूसरा, यहाँ तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर जुड़ जाएगा चौथा हाइड्रोजन, यहाँ पांचवा हाइड्रोजन और यहाँ पर छठवा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार की संरचना होती है और यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा किसकी, बेंजीन की संरचना। तो ये वल्याकार संरचना कार्बन श्रृंखला किसकी होती है तो बेंजीन की होती है, ये आपको याद रखना। फॉर्मूला होता है C6H6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1108 कि हीलियम के 52 kg में खालिस्तान अणु उपस्थित होते हैं। तो कितने अणु उपस्थित होते हैं ये याद रखना है। तो देखो टोटल 52 kg है हमारे पास, कितने kg 52 kg। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार कितना होता है 4। ठीक है, तो हम टोटल द्रव्यमान में अगर परमाणु भार का भाग दे दें तो कितना जाएगा 13। तो हम ये बोल सकते हैं कितने अणु होते हैं 13 अणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1009 नंबर का कि यदि कोई वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से अगर पढ़ोगे तो एक बल की बात हो रही है और एक बात हो रही है स्थानांतरित की जाती है तो उसकी दूरी मतलब विस्थापन की। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु स्थानांतरित बल की दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। मतलब बल और विस्थापन दोनों चीजों की बात हो रही है और दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं तो हम उसे कहते हैं कार्य। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर W बराबर से F इंटू डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 1110 कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है। ठीक है, मतलब वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, वह कैसा होता है तो प्रबल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आप 10th क्लास का प्रजनन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये आपको F1 F2 F3 ये क्या होता है कैसे होता है ये मेंडल ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों के गुण किस प्रकार से पहुंचते हैं तो ये मेंडल ने दिया था। ये सारी चीज़ें आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगी, तो आई होप आप उसे पढ़ लीजिएगा, अच्छा खासा फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 4 टाइम 4। ठीक है, 4 टाइम 1 मतलब 1111 नंबर का कि यदि पानी का घनत्व 10 की घात -3 kg मीटर क्यूब, ठीक है मीटर -3 है और धातु का घनत्व 8.5 इंटू 10⁻³ है तो अपेक्षित घनत्व कितना होगा। ठीक है, तो जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है बटे में जाता है पानी का घनत्व, किसका अंश में यहाँ हो जाएगा पानी का घनत्व। ठीक है, पानी का घनत्व और यहाँ पर हो जाता है धातु का घनत्व। तो अपेक्षित घनत्व का माना जाएगा धातु का घनत्व हमारे पास कितना है तो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻³ और पानी का घनत्व कितना है 10⁻3। तो 10⁻3 से 10⁻3 कटा तो बचा कितना 8.5, कितना बच गया 8.5। तो हम ये बोल सकते हैं कि धातु का अपेक्षित घनत्व कितना होगा तो 8.5 होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल सा करना क्या था कि धातु के घनत्व को पानी के घनत्व से भाग देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1112 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे तो इनमें से कौन सा ढांचागत समीकरण को निरूपित करता है वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जब जिंक की
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो ZnSO4 और हाइड्रोजन बनता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1113 नंबर का कि औसत वेग का सूत्र क्या होता है। तो अगर आप 9th क्लास की NCERT अगर आपने पढ़ी होगी तो आप औसत वेग से अब तक परिचित हो चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या, राइट आंसर, कि VAV इज इक्वल टू होता है V प्लस यू, और V यहाँ पर U है प्रारंभिक वेग और V है क्या, अंतिम वेग। तो ये औसत वेग का फॉर्मूला होगा। ठीक है, और 9th क्लास की NCERT पढ़िए, वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 1014 नंबर का, सॉरी 1114 नंबर का, कि जिस बिंदु पर सभी विकिरणें मिलती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर सभी विकिरणें मिलती है उसे कहा जाता है फोकस। क्या कहा जाता है, फोकस। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। मतलब एक विकिरण इधर से आ रही, दूसरी इधर से आ रही, तीसरी इधर से आ रही, और जिस बिंदु पर ये मिल रही है उसे क्या बोलेंगे, तो फोकस कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1115 कि स्वैच्छिक मांसपेशियां खालिस्तान में विद्यमान होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां मतलब जिनको हम हमारे अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम जिगर की बात करें, ठीक है, तो उसकी ये स्वैच्छिक मांसपेशियां है क्या, नहीं। ठीक है, ये हमारे अनुसार या हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हृदय की मांसपेशियां भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती और फेफड़ों की भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। परंतु हाथ की मांसपेशियां, आप हाथ को आगे पीछे करके देखोगे तो आपके हाथ में मांसपेशियां चलती हुई दिखाई देगी। मतलब जैसे आप हाथ मोड़ के देखोगे, अभी मोड़ के देखिए तो आपकी मांसपेशियां, जिसे हम बॉडी बोलते हैं मसल्स, वो आपको दिखने लगेगी, और हाथ सीधा करोगे तो वो मसल्स क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्वैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पर विद्यमान होगी, तो हमारे हाथ में विद्यमान होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1116 नंबर का कि खालिस्तान अम्लीय नहीं है। इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, PCl4, सेकंड ऑप्शन है SbCl4, थर्ड ऑप्शन है PCl3 और फोर्थ ऑप्शन है CCl4। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है मतलब CCl4, इसे क्या कहा जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये अम्लीय नहीं है, मतलब ये कौन सा गुण रखता है, क्षारीय गुण रखता है। बाकी ये जो है PCl4, SbCl4 और PCl3 ये सब के सब अम्लीय है। परंतु यहाँ पर CCl4 ये एक क्षारीय होगा जिसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1117 नंबर का कि खालिस्तान में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंद होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध किसमें होता है, ये हमसे पूछा गया है, और एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो पहला ऑप्शन है आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंद किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्लोरीन का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंद होता है। और ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो 17, ये आपको याद रखना है। और परमाणु भार कितना होगा, तो 35 होगा। ठीक है, ये आप सारी चीजें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1118 की खालिस्तान में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं तो 3 में तो कार्बोनिल ग्रुप होता है पर एक में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, तो उसका मान हमें बताना है। तो एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोक्सी अम्ल में, ठीक है, जो कार्बोक्सी अम्ल मीन्स एसिड, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, की जो एथेनॉल होता है, ठीक है, क्या होता है, एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, जो एथेनॉल है इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, मतलब ये यहाँ पर ऑल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, और बाकी अगर आप यहाँ देखोगे तो एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है जिसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है, तो C डबल बॉन्ड O, ये भी कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेथेनॉल है, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1119। ठीक है, कि खालिस्तान उत्परिवर्तन अनुवांशिक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दैहिक, सेकंड ऑप्शन है प्रतिलिपिकरण, थर्ड ऑप्शन है विलोपन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्रविष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, कि दैहिक मतलब होता है शरीर, जो कि शरीर जो है वो अनुवांशिक नहीं है। बाकी प्रतिलिपिकरण, विलोपन और प्रविष्टि ये सारे के सारे क्या होंगे, अनुवांशिक ही होंगे। ठीक है, अनुवांशिक के लक्षण इनमें दिखाई देंगे पर दैहिक में नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1120 नंबर का कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, जो आपके घर में चलता है, 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे किया जाता है। प्रतिदिन कितने,
8 घंटे किया जाता है तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो ऊर्जा मतलब कितने यूनिट होगी, तो यूनिट निकालने के लिए हम करते क्या है, तो ये फॉर्मूला आप अगर याद रखो तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। यूनिट निकालने के लिए यूनिट, ठीक है, यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है P इंटू टी, और टी का है में घंटे में, बटे कितना जाएगा 1000। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि मैंने पिछले भी जो लेक्चर है शायद हर पहले दूसरे लेक्चर में कराया, तो अब तक अगर आपने सारे लेक्चर देखे होंगे तो ये याद हो गया होगा। P मतलब क्या है हमारे पास कितना 100 वाट, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 100, और टाइम कितना है 8 घंटे, तो यहाँ जाएगा 8, और बटे में कितना जाएगा 1000। फाइनली जब भाग दोगे आप तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 8, तो 0.8 यूनिट क्या हो जाएगी ऊर्जा की खपत। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1121 नंबर का कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, मतलब एक जो मिश्रण है वो नीले लिटमस को किस कलर का कर दिया है, उसने लाल कलर में बदल दिया है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो आप ये जानते होंगे कि नीले लिटमस को अगर लाल कलर में बदलता है तो कौन बदलता है, अम्ल बदलता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है कम होता है, 7 से क्या होता है कम होता है, तो 7 से कम यहाँ पर कितना है 6, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो जिसका पीएच मान 6 है, और ये एक अम्ल होगा, और अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है लाल कर देता है, ये आपको याद रखना है। पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से होता है, 0 से लेकर कहाँ तक 14 तक पीएच स्केल होता है, बीच में होता है 7, और इसे उदासीन पॉइंट कहा जाता है। 7 से अधिक अगर हो तो ये क्या होते हैं क्षार होते हैं, और 7 से कम अगर हो तो क्या होते हैं अम्ल होते हैं, ये आपको याद रखना है। अम्ल अगर है तो इसमें H+ की सांद्रता अधिक होगी, और अगर क्षार है तो इसमें OH- की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। और ये स्केल पीएच स्केल कौन ने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था, कब दिया था, तो 1907 में दिया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। और नीले लिटमस को अगर लाल कर दे रहा है तो वो क्या है अम्ल, और लाल को अगर जो नीला करे, लाल को जो नीला करे तो वो क्या, जब लाल कलर नीला हो जाए तो वो क्या कहलाता है क्षार कहलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें अगर हम अम्ल की बात करें, ठीक है, अम्ल, ठीक है, जो ये अम्ल होता है ये नीले लिटमस को कैसा कर देता है लाल कर देता है, और एक मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है, क्या होता है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज को भी जो अम्ल है वो किस कलर का कर देता है, तो लाल कर देता है, ये आपको याद रखना है। अगला अगर हम क्षार की बात करें तो जो क्षार होता है ना ये फिनोप्थिलीन को गुलाबी कलर का कर देता है, ठीक है, याद रखना क्या जो क्षार है वो फिनोप्थिलीन को गुलाबी कलर कर देता है, और लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन क्षार, और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीला करता है, फिनोप्थिलीन को गुलाबी करता है, और मेथिल ऑरेंज को पीला करता है कौन क्षार, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से बड़ा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1122 नंबर का कि खालिस्तान अर्धचालक है या सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पीबी लेड, सेकंड ऑप्शन है Ga गैलियम, थर्ड ऑप्शन है एसेंटीन, और फोर्थ ऑप्शन है Ge जर्मेनियम। मतलब यहाँ पर लेड, गैलियम, टीन और जर्मेनियम इनमें से कौन सा है जो कि अर्धचालक होगा, सेमीकंडक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है राइट आंसर, जो जर्मेनियम है वो सेमीकंडक्टर होगा, अर्धचालक होगा। अर्धचालक मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये अर्धचालक यहाँ भरा होता, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती इधर से, तो यहाँ जो बाहर निकलती इलेक्ट्रिसिटी अगर मान लो इधर 5 एम्पियर की आ रही, कितनी एम्पियर की 5, तो इधर से कम हो जाती, 5 से कम हो जाती, मान लो 2 एम्पियर की हो जाती, तो जो धारा को कम करता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है राइट आंसर, जो जर्मेनियम है वह अर्धचालक होता है। तो अब टोटल कितने अर्धचालक होते हैं पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं, तो हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो जो बोरान है, बोरान एक अर्धचालक है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जर्मेनियम एक अर्धचालक है, एस आर्सेनिक एक अर्धचालक है, एसबी एंटीमनी एक अर्धचालक है, टीई टेल्यूरियम एक अर्धचालक है, और एटी आ जाएगा, ठीक है, एस्टाटीन भी एक अर्धचालक है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल अर्धचालकों की संख्या कितनी है 7 है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या अर्धचालक है, तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, और यहाँ पर हो जाएगा क्या एस्टाटीन, ठीक है, ये याद रखोगे। अब ये करता क्या है अर्धचालक, तो अर्धचालक मैंने बता दिया कि ये
जो विद्युत धारा होती है उसको एब्जॉर्व कर लेता है, पूरी धारा प्रवाहित नहीं होने देता। अब ये याद रखिएगा, जो अर्धचालक है ये एक पीरियोडिक टेबल में एक झिकझैक रेखा बनाती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना रही है आप देखोगे। और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा के जो राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है, ये सब क्या होती है, अधातु होती है, और इसके लेफ्ट साइड क्या होती है, धातु होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो टोटल 7 अधातु, सॉरी उपधातु, इन्हें उपधातु भी कहा जाता है, अर्धचालक भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर जर्मेनियम। तो देखो जर्मेनियम का अगर परमाणु क्रमांक भी याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 32। थोड़ी देर पहले हमने गैलियम देखा था, तो गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 था, ठीक है। और सबसे कम परमाणु क्रमांक वाला अगर अर्धचालक पूछ ले तो क्या होता है, बोरान होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 5 है। और सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला अर्धचालक पूछे ले तो क्या हो जाएगा, वो एस्टाटीन हो जाएगा, और उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 85 होगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1123 नंबर का, कि 4 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 4 तत्व, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा। तो इलेक्ट्रो नकारात्मक क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल आपको देखने आता है तो आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। जो क्लोरीन है वो सबसे अधिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नकारात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इतना जानते हैं क्लोरीन को कक्षक पूर्ण करने के लिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 आते हैं, परंतु तीसरे में कितने हैं, 7। तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता है, और ये डायरेक्ट क्या बना लेगा, क्लोरीन 8 बना लेगा। इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक तत्व होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1124, कि यदि समान क्षमता की ठीक है, यदि 2 समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि समान क्षमता के 2 आवेश है, एक ये वाला आवेश और एक ये आवेश, अगर इसे हम किसी तार द्वारा इस प्रकार से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। तो इसमें भी समान क्षमता, इसमें भी समान क्षमता है, तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि दोनों में क्या है, समान क्षमता है। अगर मान लो इधर अधिक होती और इधर क्या होती, कम होती, तो अधिक से कम की ओर क्या होती, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती। पर दोनों में समान ही आवेश है तो कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, 1124, और यहाँ पर उन्होंने 1225 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो खालिस्तान द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसने निश्चित अनुपात का नियम दिया था, ठीक है। और 10th क्लास की NCERT में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो निश्चित अनुपात का नियम दिया है प्राउस्ट ने, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 1126 नंबर का, कि निम्नलिखित में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है, ठीक है। तो संपीड़न और विरलन किसके, या विरलीकरण किसके द्वारा उत्पन्न होता है, ये हमसे बोला गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है कि हवा का दबाव, सेकंड ऑप्शन है चुंबकीय अंतर, थर्ड ऑप्शन है विकिरण का परावर्तन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तापमान में अंतर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है राइट आंसर, कि हवा के दबाव के कारण संपीड़न और विरलीकरण होता है। ये आपने देखा होगा कि मान लो ये एक गुब्बारा ले लेते हैं, तो जैसे ही आप इधर से और इधर से इसे दबाओगे तो संपीड़न होगा, और जैसे इसमें एक होल करोगे तो विरलन के कारण यहाँ से क्या हो जाएगी, ठीक है, पूरी हवा बाहर निकल जाएगी। तो जो स्पेशली संपीड़न और विरलीकरण किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो हवा में दबाव, हवा का दबाव के कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन, की एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और 3 सेकंड में 16 मीटर दूरी तय करती है, तो वस्तु का औसत चाल कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं। औसत चाल बराबर से होता है कुल दूरी, तो कुल दूरी 16 और 15 जब जोड़ोगे तो कितना जाएगा 31, और बटे कुल समय, तो 3 सेकंड और 4 सेकंड जोड़ोगे तो कितना जाएगा 7, तो 7 चौक 28, तो 4 दशमलव वाला समथिंग आंसर होगा, और 4 दशमलव वाला मात्र एक ही ऑप्शन में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4.43 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, औसत चाल होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1128, की निम्नलिखित में से कौन सा समूह अनावर्त बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। अनावर्त बीज मतलब उस बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मक्का, ठीक है, उसमें उसके बीज में कोई आवरण नहीं होता। आपने गेहूं देखा होगा, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, परंतु आप चना देखोगे, मसूर देखोगे तो उसमें एक पपड़ी बाहर निकलती है, तो उसे बोलते हैं आवरण। तो यहाँ पर बोला है कि निम्न में से कौन सा समूह अनावर्त बीज उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा राइट आंसर, अनावर्त बीजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है 1129 नंबर का कि एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन केजी इनवर्स गुरुत्वाकर्षण है तो सॉरी के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी। तो देखो बात ऐसी कुछ है कि एक वस्तु को अगर हम एक देखिए, आप हाथ में मोबाइल पकड़ा होगा आपने, आप मोबाइल को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ठीक है, तो आई होप आपने उठा लिया होगा। तो जैसे ही आपने ऊपर उठाया तो आपके मोबाइल का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब ये 20 केजी मान लो। और आपने अगर ऊपर उठाया तो उसमें कोई ना कोई गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी अपनी ओर, आपने हाथ मोबाइल में सॉरी मोबाइल को हाथ से ऊपर उठा कर रखा हुआ है अभी, तो बिल्कुल उठा कर रखा होगा। और जब आपने आपके मोबाइल को हाथ से ऊपर उठा कर रखा है तो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षण बल लगा रही है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है कितना, 10 न्यूटन केजी इनवर्स, ठीक है। और आपने जो ऊपर मोबाइल उठा कर रखा है ना, तो आप वो टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी है आप उस मोबाइल में, तो 400 जूल है। ऐसा अगर हम माने तो हम ये जानते हैं कि कोई वस्तु अगर हम ऊपर उठा कर रखें तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ठीक है पीई बराबर से फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। पीई यहाँ पर क्या है, ऊर्जा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 400, एम का मान है कितने केजी 20 और जी का मान है 10, तो एच का मान आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितने मीटर तक उठा के रखा गया है उस आपने अपने फ़ोन को, तो 2 मीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा पीई बराबर से mgh, और इस प्रकार के क्वेश्चन के आप नोट्स बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है 1130 नंबर का कि यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्य की दैनिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। हम इतना जानते हैं कि फाइनली जो दैनिक जीवन में या दैनिक मनुष्य में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है, राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो गुणसूत्र है इसका नामकरण किसने किया, तो वॉल्डेयर ने किया, ठीक है। गुणसूत्र का नामकरण कौन ने करा है, वॉल्डेयर ने करा है, कब, 1888 में, ये आपको याद रखना है। 6-7 जो गुणसूत्र मैं बता रहा हूँ ये आप याद रखिएगा कि जो ये होते हैं एस्केरिस, ठीक है। जो एस्केरिस होते हैं इसमें टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 2 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। घरेलू मक्खी जो होती है, ठीक है, घरेलू मक्खी जो होती है उसमें टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 12 याद रखोगे। तो एस्केरिस में कितने गुणसूत्र, 2, घरेलू मक्खी में कितने, तो 12। जो मटर होता है, जो हम मटर खाते हैं, अभी ठंडी का समय चल रहा है, आप खा रहे होंगे मटर, तो मटर में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 14 होते हैं। प्याज आप खाते ही होंगे, तो प्याज में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 16, ये आपको याद रखना है। मक्का आप खाते होंगे, मक्का में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 20, ठीक है। तो हमने याद कर लिया, एस्केरिस में 2, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16 और मक्का में कितने, 20। अब आगे याद रखोगे आप टमाटर में, ठीक है। जो टमाटर होता है इसमें टोटल 24 गुणसूत्र होते हैं, कितने, 24। उसके बाद मेंढक जो होती है, मेंढक में गुणसूत्र होते हैं कितने, 26। बिल्ली जो होती है तो बिल्ली में गुणसूत्र होते हैं कितने, 38, ठीक है। याद रखिए टमाटर में कितने, 24, मेंढक में 26 और बिल्ली में हो जाएंगे 38, ठीक है। तो एस्केरिस में कितने थे, 2, घरेलू मक्खी में कितने थे, 12, मटर में कितने थे, 14, प्याज में थे 16, मक्का में थे 20, टमाटर में थे 24, मेंढक में हो जाएंगे 26, बिल्ली में हो जाएंगे 38 और चूहे में, एक याद रखिएगा, चूहे में होते कितने, 40 याद रखना है, और कबूतर में होते हैं कितने, 80। तो जितने गुणसूत्र मैंने बोले हैं आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।